बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले नॉर्थ कोरिया की जानिब से ऐलान किया गया था कि तमाम की तमाम यानी किम जोंग ने कहा कि तमाम हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट रहें और मिसाइल डिप्लॉय करें और मिसाइलों का रुख अमेरिका की जानिब होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका वहां पर न्यूक्लियर सबमरीन लेकर आ गया था और उसने कहा था कि अगर एक भी गलती हुई तो मैं ये जंग छेड़ दूंगा और निशाना मेरा साउथ कोरिया नहीं अमेरिका होगा। अमेरिका के अंदर जाकर मेरे मिसाइल गिरेंगे। अब आज देख लीजिए, अमेरिका ने इस वक्त आप देखें तो पूरी दुनिया में जंग का माहौल छेड़ दिया है। उधर आप देख ले चाइना को अब ये इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। अब उसके अलावा यमन वाली जंग वो पूरा खिता लरसने वाला है। और अब जो आज हुआ है वो बड़ा ही भयानक है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने ऑर्डर दिया, इन्होंने आज 200 ऑर्टिलरी शेल्स फायर कर दिए हैं और ये सीधा जाकर साउथ कोरिया के बॉर्डर पर लगे हैं। अब ये चाहते तो साउथ कोरिया के अंदर भी मार सकते थे। इन्होंने सिर्फ आखिरी वार्निंग दी है अमेरिका को। अब जानते हैं अमेरिका के फौजी अड्डा जो है वहां पर काम करते उसकी फौजें हैं, उसने लास्ट वार्निंग दी है कि आज ये मेरी आखिरी वार्निंग है, अगली दफा ये काम हुआ तो बटन मैं दबा दूंगा और ये जो मिसाइल है ये सीधा अमेरिका में जाकर लगेगा। और इस वक्त आप शायद अंदाजा नहीं लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम जो है वो 30 से 35 मिनट है। यानी अगर यहां से नॉर्थ कोरिया मिसाइल फायर करेगा और उसमें न्यूक्लियर भी होगा, न्यूक्लियर पेलोड उसने लेकर जाना है, तो वो सीधा जाकर अमेरिका में 30 से 35 मिनट में फायर करेगा और उसके बाद जो वहां पर तबाही होगी उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। चाइना ने हमेशा नॉर्थ कोरिया की मदद की है कि वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला जाए कि वो डायरेक्टली अमेरिका को एक टफ टक्कर दे सके। आप अगर गौर करें तो चाइना ने हर उस मुल्क को बैक किया है जिसने अमेरिका के साथ टक्कर लेने की इस वक्त जरूरत की। यानी आप अगर गौर करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने ईरान को बैक किया। ईरान आज देखे इतना बड़ा जिहाद बन चुका है कि रशिया उससे मिसाइल ले रहा है और ये मिसाइल बाद में उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन में तो इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में उन्होंने इसराइल के खिलाफ भी करने। वहां पर जंग का माहौल आपके सामने। अब यहां जो सूरत हाल पैदा हो गई है वो अमेरिका ने प्लान कर लिया, क्योंकि देखिए कि अब वहां पर ये उसको उकसा रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन लेकर आते हैं और उसको लाकर उकसा रहे हैं। अब जब आप किसी के बॉर्डर के ऊपर लाकर न्यूक्लियर सबमरीन लगाएंगे तो अगले ने न्यूक्लियर हमला करना ही करना है। उसे क्लियरली कह दिया था, उसने कहा ये तीसरी जंग अजीम का मामला जो है हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम तो हमला कर देंगे, उसके बाद अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास यानी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है कई सालों से बना रहे थे, इन्होंने टेस्ट किए बहुत ज्यादा। अब इनके पास वो मिसाइल हैं जो डायरेक्टली अमेरिका जा सकते हैं 30 से 35 मिनट में और न्यूक्लियर पेलोड लेकर जा सकता है। अब जैसे ही ये लड़ाई स्टार्ट होती है यानी नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया की, ये इतनी तेजी के साथ सबसे पहले तो साउथ कोरिया में अमेरिका के फौजी अड्डों पर हमले करेंगे और ये इतनी खतरनाक इनके पास टेक्नोलॉजी है कि ये वहां पर सब कुछ उड़ा सकते हैं। फिर जब ये लड़ाई बढ़ेगी तो फौरी तौर पर इसमें चाइना और जापान शामिल हो जाएगा। जब चाइना और जापान इसमें शामिल होगा तो बस फिर आप ये समझ लीजिए कि जो जंग हमने जिस चीज का इंतजार कर रहे थे कि एक बड़ी तबाहकुन जंग होनी है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अब अमेरिका ये काम कर क्यों रहा है? देखिए अगर आप गौर करें तो शायद अमेरिका ये काम नहीं कर रहा, वो ताकतें कर रही हैं बैठकर पीछे काम, जिन्होंने ये कहा हुआ है कि जी हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जब तक दुनिया में एक आखिरी खतरनाक जंग नहीं होगी, तबाहकुन जंग नहीं होगी, तब तक निजात दहिंदा नहीं आएगा। ये कौन कह रहा है? देखिए इंडिया का अगर आप देखें तो मामला डिफरेंट है। वहां पर अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही मुल्क ये फजूल हरकत करने पर उकसा रहा है और उसका नाम है इसराइल। आप सोचें कि इस वक्त उन्होंने काम क्या किया है। आप अगर किसी के बॉर्डर के ऊपर लाकर मिसाइल और ये तमाम चीजों टेस्ट करें, उधर साउथ कोरिया ने काम ये किया है, उसने तमाम लोगों को कहा है बॉर्डर की साइड से कि फौरी तौर पर इलाके खाली करके निकल जाएं यहाँ से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया किम जोंग के बारे में तो एक बात आप बड़े क्लियरली समझ लें, उस बंदे को पूरी दुनिया में किसी का डर नहीं है और वो इस बात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है कि मैं तीसरी जंग अजीम छेड़ दूंगा, मुझे वहां मारना पड़े मिसाइल, किसी जगह मारना पड़े, मैं हर जगह मिसाइल मार दूंगा। और वो असल में हमेशा एक बात कहता है, वो कहता है यानी किम जोंग की ये बात क्लियर, वो कहता है कि अगर कोई बंदा ये समझता है कि दुनिया के अंदर फलाना मुल्क जिम्मेदार, उसने कहा नहीं, मुल्क एक ही जिम्मेदार है जिसे पूरी दुनिया में फसाद मचाया और वो है अमेरिका। और उन्होंने कहा कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप इसलिए की थी कि हम दूसरों की तरह ये एक्सक्यूज नहीं रखेंगे
कि जी हमने अमेरिका के फौजी अड्डों पर जो खित्ते के अंदर हम मार रहे हैं, हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई है जो न्यूक्लियर सीधा जाकर अमेरिका की रियासतों में हिट करेंगे और हमने उनको छोड़ना नहीं है। दुनिया जो मर्जी कहती रहे कि उन्होंने फौजी अड्डों पर मानी, हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी एक्यूरेट है, हमने सीधा जाकर हिट करना है और अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर नहीं करना, हमने अमेरिका की स्टेट्स पर जाकर न्यूक्लियर हमला कर देना, फिर वो जहां पर मर्जी जाकर लगे। उसने कहा जब तक फसाद को आप नहीं खत्म करेंगे तब तक आप दुनिया में अमन नहीं ला सकते। अब चाइना ने असल में इनकी जो एक्यूरेसी थी, सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज ये है कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों की जो एक्यूरेसी है वो बड़ी जबरदस्त है और उस पर चाइना ने बेइंतहा काम किया है। यानी उनकी जो एक्यूरेसी है वो अगर किसी जगह पर जाकर वो हिट करना चाहते हैं स्पेसिफिक एरिया के अंदर तो वो हिट कर सकते हैं। और इसी वजह से अमेरिका और उसके बाकी इत्तेहादी जो है वो, यानी आप देखिए, एक तो एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है और एबिलिटी टू कैरी अ न्यूक्लियर पेलोड, ये दो तीन चीजें जो होती है बड़ी मैटर करती हैं। अब अमेरिका और बाकी ताकतों ने जो लेवल होता है अलर्ट का वो बढ़ा दिया है। अब आप सोचे जरा कि इसके बाद इसका लिंक कहां पर जाकर मिलता है, यानी इजराइल वाली साइड अगर हम देखें तो इसका लिंक कहां पर मिलता है। देखिए, अमेरिका को जंग में धकेल रहा है इजराइल। वो कैसे धकेला है आप सब जानते हैं, किस तरह बड़े बड़े लोगों को वो कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने। अब वो काम क्या कर रहे हैं, काम वो इस तरह कर रहे हैं इस वक्त कि सारे मामले के अंदर सबसे पहले उन्होंने यहाँ इंगेज कर लिया है, पूरा रेड सी इंगेज कर लिया है, मिडिल ईस्ट वाला एरिया इंगेज कर लिया है, वहां पर जंग तैयार है। दूसरा, आपको कहा था कि जो सिनेरियो बनने जा रहा है वो इंडिया पाकिस्तान वाला सिनेरियो है, वो उन्होंने पूरी तरह तैयार करके रखा हुआ है। और तीसरा सिनेरियो अब उन्होंने ये बना दिया है। देखिए, ताइवान का जहां तक मामला, आपने एक चीज गौर की कि जब चाइना ने ये कहा कि ताइवान को तो मैं अपने साथ शामिल करने जा रहा हूं, तो इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि अमेरिका के हाथ से वहां से गेम निकल रही है, तो उसने कहा ताइवान को मैं शामिल करूंगा। तो ताइवान को शामिल करना अमेरिका डायरेक्टली तो जा नहीं सकता। जिस तरह यमन के अंदर उसका हाल हुआ है, जिस तरह आप देखिए कि वहां पर उसे कल भी आप सोचे जरा, स्पीडी बॉट से जाकर ड्रोन्स मारती है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किसी का लिहाज करता है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इस सारी सूरत हाल में और इस सारे सिनेरियो के अंदर इन्होंने प्लान ये किया है कि अगर हम यहां से निकलते हैं और हम जाकर चाइना को इंगेज करते हैं तो मामला होगा। और चाइना को इंगेज करने के लिए वो नॉर्थ कोरिया को मुकम्मल तौर पर उकसा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक बड़ा अजीब सिनेरियो बन रहा है जिस पर उन्होंने अभी अपनी विजिबिलिटी देखनी है कि अगर हम यहां पर चाइना को इंगेज कर देते हैं तो जो याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में चाइना ने इंगेज होना, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक जो इंगेजमेंट है वो नॉर्थ कोरिया वाली साइड पर है, साउथ चाइना सी और ये तमाम चीजें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां पर जब हो जाएगा तो डायरेक्टली जापान को फिर शामिल होना पड़ेगा, उधर से चाइना को होना पड़ेगा और यहां पर फिर मामला बड़ा गर्म हो जाएगा। वो ये सोचे अगर हम यहां से कर लेंगे तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ इंगेज कर लें तो वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर वो समझते हैं कि हम इजीली आ सकते हैं, तो फिर वहां से चाइना से लड़ाई करने की जरूरत है। यानी इंडिया इस फिजिबिलिटी को देखता है कि अगर चाइना वहां पर इंगेज हो जाता है तो मैं डायरेक्टली सिर्फ पाकिस्तान के साथ जाऊं। आप गौर करते जाएं कि दुनिया में कैसे कैसे उन्होंने डिजाइन कर लिए हैं जंगों के स्टाइल। यानी यूक्रेन में ऑलरेडी जंग चल रही है और वो जंग जो जीतने के करीब है पुतिन, उसने कल ऐलान भी कर दिया। उसने कहा कि जो भी मुल्क मेरे साथ आएगा, यानी उसके कोई भी दुनिया में बशिंदे जो हैं वो एक दफा आ जाएं और आकर हमारे साथ, हमारी फौज के साथ लड़ाई करें यूक्रेन में, मैं उनको नेशनैलिटी भी दे दूंगा, पासपोर्ट दे दूंगा, उनकी फैमिली को भी दूंगा और हम उनको खाना भी देंगे, हम उनको पैसा भी देंगे, रिहाइश भी देंगे, होटल्स भी देंगे, तमाम चीजें देंगे, वो हमारे शहरी बन जाए, बस वो आकर हमारे साथ लड़ाई करे। उसने जाहिर सी बात है फ्यूचर की जंग के लिए काम तैयार कर लिया कि कल को जब इसराइल के साथ लड़ाई होनी तो है और उसमें रशिया ने पार्ट बनना है, तो वो एक दफा सिर्फ ऐलान कर दे कि भाई आप आ जाओ, तो वो सारी मुस्लिम कंट्रीज में से लोग आ जाए, नेशनैलिटीज भी मिल जाएगी, पैसा, तमाम चीजें, और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। ये एकदम जाहिर सी बात है अमेरिका और बाकी ताकतों को पसंद नहीं है। उधर यूक्रेन के अंदर अब वो प्लान अमेरिका ये कर रहा है कि वो जंग बिल्कुल हारे हैं, कुछ उन्होंने भी वहां पर मामला खराब करने की कोशिश करनी, क्योंकि वो अमेरिका के गले की हड्डी बन गए। एक वहां पर जंग का सिनेरियो है, यूरोप को वहां एंगेज किया। इधर 12 ममालिक से ज्वाइंट स्टेटमेंट दिलवाकर उन्होंने यमन को कह दिया है कि आप लोग आ जाओ और हमारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो, तो हम भी आ रहे हैं। यहां पर यह सिनेरियो बन गया। ईरान, लिबनान और उसके अलावा हमास से लेकर, यानी आप सोचते शाम, इराक, वो सारा कुछ है।
उधर इराक ने बिल्कुल एग्रीमेंट तैयार करने वाले वो अमेरिका को निकालने के लिए। अब अमेरिका ने वहां से जाना नहीं। तो आप अगर गौर करें तो दुनिया अजीबो गरीब तरह की यानी तबाही की तरफ जा रही है। यूक्रेन जंग, मिडिल ईस्ट वॉर जो है, और ये सारे आप अगर सिनेरियो देखेंगे तो ये वर्ल्ड वॉर 3 का एक सिनेरियो बनता जा रहा है। आप सोचें कि उस वक्त इन्होंने यूक्रेन को शामिल कर लिया था नेटो के अंदर। वो तो पुतिन ने उस वक्त क्या कहा था, उसने कहा था वो बेलारूस के अंदर अपने न्यूक्लियर मिसाइल ले आया था, उसने कहा था मैं डिप्लॉय कर दिए, तुम करो इसको शामिल, मैं यहाँ से फायर करता हूँ। वो डर गए थे सारे, वरना इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। न्यूक्लियर मिसाइल उसने वहां पर डिप्लॉय कर दिए थे। तो सोचे छोटी छोटी सी बात के ऊपर आज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय। अब यहाँ पर ये मामला हुआ, इसराइल के मिनिस्टर ने यह बात कह दी, उसने कहा अगर हम जंग नहीं जीतेंगे तो न्यूक्लियर मार देंगे। तो किस पर वो न्यूक्लियर मारने की बात करें, यानी वो एक आप सोचो वो पागल हो गए हुए हैं। उधर यमन वाला मामला खराब है, उधर ईरान ने कहा कि वो भी तैयार है पूरी तरह, ये सिनेरियो बना। और उधर इंडिया और पाकिस्तान वो ऑलरेडी 2 न्यूक्लियर ताकतें हैं। और इंडिया को आप ज़हन में रखिएगा, ये जितने बड़े बड़े लीडर्स जो होते हैं, इंडिया आज इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि ना उसको अमेरिका रोक सकता है, अब शायद उसको चाइना भी नहीं रोक सकता, यूरोप तो वैसे ही नहीं रोक सकता। तो वो पाकिस्तान के ऊपर उसे हमला करना ही करना, और पाकिस्तान का साथ किसी ने नहीं देना। आप एक बात ज़हन में रख ले, इंडिया की ताकत इतनी है कि अगर वो अमेरिका को गले से पकड़ के कह देना कि तुमने पाकिस्तान को एक धेला जारी नहीं करना IMF के थ्रू, वो नहीं करेगा, उसकी इतनी पावर है। और वो ये अभी तक ऐसा नहीं है कि उसने दबा, वो ऐसा ऐसा आप देखें कि वो सारे काम कर रहा है, शर्तें ऐड हो रही हैं, हम पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब वो आखिरी मामला होगा वो गले से पकड़ेगा। और उसने देखे आज़ाद कश्मीर के मामले पर उसने कह दिया मैंने सीटें मुख्तस कर दी हैं। उनका एजेंडा ही यही था कि आर्टिकल 370 और 35 है, उसको उन्होंने फारिग किया, उसमें अमेंडमेंट की और उसके बाद कश्मीर को अपने साथ शामिल किया। अब वहां पर देखिए आप इलेक्शन की तैयारी है, तो कश्मीर तो गया हमेशा हमेशा के लिए हमारे यहाँ से 100% गया। अब ये दोबारा शामिल कब होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन उन्होंने साथ कहा कि अब हमारी नज़र नहीं है, अब हमारा अगला प्लान है, चूंकि हमने 50% काम कर लिया तो 50% ये है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को लेकर आना। तो उधर से उसने प्लान ये किया कि जब मैं अपनी फौजें भेजूंगा या मैं हमला करूंगा तो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रेशर डलवाऊंगा इसके ऊपर कि पाकिस्तान को एक धेला एक रुपया भी ना मिले जिससे इसको गले से पकड़ ले, और वो जब तक ये इलाके ना छोड़े इसको किसी सूरत न छोड़े। ये वो प्लान बनाकर बैठा हुआ है और न्यूक्लियर उसके पूरी तरह तैयार हो। जितना उसने जंगी सामान खरीद लिया है, देखिए एक वक्त था कि हम इंडिया का मजाक उड़ाते थे कि इंडिया के पास 20 दिन की जंग का सामान है, 10 दिन का है, 12 दिन का है। इंडिया के पास अब इतना सामान आ चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल आसानी के साथ 1 साल 1.25 साल जंग लड़ सकता है। उसकी इकोनॉमिक पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जिसका अंदाज़ा भी लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और दुनिया की तमाम ताकतें भारत को असला देंगी जंग के अंदर। जिस तरह हम देखा आपने कि फौरी तौर पर हंगामी खेप आई है इसराइल के लिए, वो आ रही है, दुनिया भर से आ रही है। इसी तरह इंडिया की पावर है वो इवन कि इस वक्त शायद इसराइल से भी ज़्यादा है। इसराइल तो अमेरिका को कंट्रोल करता है कुछ ताकतों को। इंडिया का मामला यह है कि इंडिया को ज़रा सा भी नुकसान होता है तो दुनिया का सारा, जिस तरह चाइना को होता है तो दुनिया का माल डिस्टर्ब हो जाता है। इंडिया के स्टेक्स बहुत ज़्यादा है और दुनिया सब मोहताज है इंडिया के आगे। वरना नजर का जो केस था उसमें मोदी फंसता था कि नहीं, लेकिन निकल गया ना। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर पूरा एक सिनेरियो बन रहा है। फिर उसके बाद ये लेकर जा रहे हैं साउथ चाइना सी। तो सारे के सारे वर्ल्ड के अंदर आप जो मर्जी कह लें कि ये फलाना, ये डर है या खौफ है, दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स ने वार्न कर दिया आपको वक्त से पहले। आप गिनते थे तो शी जिनपिंग ने कहा कि हम इतनी अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं कि ये दुनिया की तबाही का शिकार है। यानी इतनी अनसर्टेनिटी हो चुकी हुई है कि आपको अंदाजा नहीं है कि आप हो सकता है सुबह उठे तो जंग की तरफ चले जाएं, तीसरी जंग ऐसी। फिर उसके बाद इलॉन मस्क आता है, वो कहता है कि हम बिल्कुल खामोशी के साथ इस तरह अंधेरी रात में आप सुनसान जगहों से गुजरते हुए जा रहे होते हैं तो आपको पता नहीं आगे कि उसने कहा कि हम जा रहे हैं तीसरी जंग अजीम की तरफ। पुतिन ने कहा कि हम उन हालात की तरफ जा रहे हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो पैदा होने चाहिए तो उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक। हम बिल्कुल उस सिनेरियो की तरफ चले गए हैं कि जहां पर एक बड़ी जंग हमारा इंतजार करे। आप छोड़े सारी बातों को, इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर उसने बयान दिया है 2 दिन पहले, उसने कहा कि हम मिडल में है तीसरी जंग अजीम के। आप बता दें कि उसके बाद अमेरिका से लेकर दुनिया के तमाम, आप बस नोट करते हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है,
जब दुनिया के तमाम ममालिक के बड़े बड़े लीडरान ये बात कह रहे हैं कि हम तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम ज्यादा दूर नहीं है, तो क्या वो आपको वार्निंग करे? उनको नजर आ रहा है जो हमें नजर नहीं आ पा रहा। ये सारा कुछ उस फलाने मुल्क को उकसाना, उसको उकसाना, ये ट्रिगर दब चुका है। ये बस एक डायरेक्शन देनी है उसको, और उसके बाद फिर उधर से उधर से उधर से हम बड़े बुरे टाइम की तरफ जा रहे हैं। और इस सारे मामले के अंदर दुनिया में जो तबाही हमारा इंतजार करिए, हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।